सुप्रभात प्यारे बच्चों। अब आज तुम पढ़ रहे हो अपनी पूरक पुस्तक संचयन से पाठ हरिहर काका। हरिहर काका के लेखक हैं मिथिलेश्वर। और इस कहानी में हरिहर काका जो कि एक वृद्ध व्यक्ति हैं और निसंतान हैं, उनके बारे में बताया गया है। और ये लेखक ने साबित करने की कोशिश की है कि इस भौतिकतावादी युग में जो है सब लोग धन संपत्ति के लालच में मानवीय भावनाओं को भूल गए हैं। बाप बड़ा ना भैया, जग में सबसे बड़ा रुपया, या सर्वे जनः कांचनम आश्रयन्ते। सब लोग जो है वो धन के लोलुप हो गए हैं। नाते रिश्ते इन सबसे उन्हें कोई मतलब नहीं रह गया है। ऐसे ही हरिहर काका इस बात से त्रस्त हुए क्योंकि वो जो है चार भाई हैं हरिहर काका, और चारों के पास कुल मिला के 60 बीघा जमीन है। तो चार भाई होने के नाते चारों को 15-15 बीघा जमीन बट जाएगी। और चूंकि हरिहर काका की 2 शादियां हुई और दोनों शादियों से दुर्भाग्यवश एक भी संतान उनको प्राप्त नहीं हुई। अब हरिहर काका का बुढ़ापा है, तो बुढ़ापे में वो देखभाल करने वाले उनके जो 3 भाई और भाभियां थी वही हैं। तो परिवार किसके लिए होता है, घर किसके लिए होता है? घर पर आकर इंसान सुकून की सांस लेता है। कितना भी तनाव हो, कितना भी दुख हो, कष्ट हो, लेकिन जब वो घर पर आता है तो उसको बहुत ही चैन की सांस मिलती है। लेकिन इस कहानी के माध्यम से लेखक ये बताना चाहता है कि आज जो भौतिकतावादी युग है, लोग जो है आगे बढ़ने की चाह में और कुछ हासिल करने की चाह में अपने जो नाते रिश्ते हैं या मानवीय मूल्य हैं उनको बिल्कुल नकारता जाता है। लोग संगमरमर हुए, हृदय हुए लोग संगमरमर हुए, हृदय हुए इस बात, बंद हुई संवेदना, खत्म हुई सब बात। वो वाली स्थिति आ रही है। तो मिथिलेश्वर जी ने अपनी कहानी के माध्यम से ग्रामीण झांकी प्रस्तुत की है। हालांकि ये जो संदेश है, उनका जो संदेश वो देना चाहते हैं वो ग्रामीण और शहरी दोनों के लिए ही है। क्योंकि जब माता पिता या कोई भी हमारे सगे संबंधी वृद्ध हो जाते हैं, जीवन की वो संध्या जो होती है उसमें अपनों का साथ चाहिए होता है, कोई उनकी देखभाल करे, सेवा शुश्रूषा करे, है। लेकिन जब जीवन की संध्या आती है तो कोई भी उनका साथ नहीं देता, सबकी नजर रहती है उनकी संपत्ति पर। और ऐसा ही हरिहर काका के साथ हुआ। हरिहर काका जो है वो लेखक के बचपन के मित्र, पड़ोसी, जो कुछ कहो है, वो उनका मतलब बहुत ही घनिष्ठ संबंध उनके साथ रहा है। बचपन में उनके साथ खेलते थे हैं और उनके पीठ पे चढ़ जाते थे, उन्हें घोड़ा बना लेते थे, कभी कैसे मतलब उनके साथ हरिहर काका के साथ बहुत अच्छा उनका बचपन बीता। किंतु लेखक जब चला जाता है शहर में नौकरी वगैरह करने के लिए और बहुत सालों के बाद जब वापस लौटता है तो हरिहर काका से मिलने जाता है। हरिहर काका की याद उसे आती है। हरिहर काका से मिलने जाता है तो क्या देखता है कि हरिहर काका बिस्तर पर लेटे हुए हैं और आंखें ऊपर एक टक लगाए हुए देख रहे हैं और एक अजीब सी मनः स्थिति उनकी हो रही है। तो लेखक को बड़ा कष्ट हुआ कि शायद वो कुछ कहना चाह रहे थे या उनकी स्थिति अब ऐसी हो गई है कि उनकी जो आवाज है वो दूर तक नहीं जा सकती, उनकी आवाज सुनने वाला अब कोई नहीं है। लेखक को इस बात से बहुत ही अधिक कष्ट हुआ क्योंकि परिवार और जो घर के लोग हैं उनकी उपेक्षा शायद हरिहर काका अपने मुंह से कह नहीं पा रहे थे, लेकिन उनकी जो स्थिति थी उससे तो प्रकट हो ही रहा था। तो फर्स्ट
हमारा जो पाठ है, ये पृष्ठ है, उसमें कैसे लेखक आता है वो आप देखेंगे कि हरिहर काका के यहाँ से मैं अभी अभी लौटा हूँ। कल भी उनके यहाँ गया था, लेकिन ना तो वो कल ही कुछ कह सके और ना आज ही। दोनों दिन उनके पास में देर तक बैठा रहा, लेकिन उन्होंने कोई बातचीत नहीं की। जब उनकी तबीयत के बारे में पूछा तब उन्होंने सिर उठाकर एक बार मुझे देखा, फिर सिर झुकाया तो दोबारा मेरी ओर नहीं देखा। हालांकि उनकी एक ही नजर बहुत कुछ कह गई। जिन यंत्रणाओं के बीच वो घिरे थे और जिस मन स्थिति में जी रहे थे, उसमें आंखें ही बहुत कुछ कह देती हैं, मुंह खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। तो लेखक जो है वो वापस आया है अपनी नौकरी से और हरिहर काका के यहाँ गया, और हरिहर काका के यहाँ से लौट कर जब वो आता है तब बता रहा है। वहां से उन्होंने कहानी प्रारंभ की है कि हरिहर काका के यहाँ से मैं अभी अभी लौटा हूँ। कल भी उनके यहाँ गया था, लेकिन ना तो वो कल ही कुछ कह सके और ना आज ही। दोनों बार जाने पर इतने उनका मतलब निकट का संबंध उनसे होते हुए भी, इतने प्रिय होते हुए भी हरिहर काका लेखक से कुछ भी कह नहीं सके थे। जब लेखक ने हरिहर काका से उनकी तबीयत के बारे में पूछा तब उन्होंने सिर उठाकर एक बार लेखक को देखा, फिर सिर झुकाया तो दोबारा लेखक की ओर देखा नहीं। हालांकि लेखक ने उनकी एक ही नजर से बहुत कुछ समझ लिया, हालांकि उनकी एक ही नजर बहुत कुछ कह गई। जिन यंत्रणाओं के बीच में घिरे थे और जिस मन स्थिति में वे जी रहे थे, उसमें आंखें ही बहुत कुछ कह देती हैं। भाई आंखों से ही दुख प्रकट हो जाता है, सुख है तो सुख भी प्रकट हो ही जाता है आंखों से, तो मुंह खोलने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। हरिहर काका की जिंदगी से तो मैं बहुत गहरे से जुड़ा हूँ। अपने गांव में जिन चंद लोगों को मैं सम्मान देता हूँ, उनमें हरिहर काका भी एक हैं। हरिहर काका के प्रति मेरी आसक्ति के अनेक व्यावहारिक और वैचारिक कारण हैं। देखो, आसक्ति मतलब लगाव, यंत्रणाओं मतलब यातनाओं, कष्टों, मन स्थिति मतलब मन की स्थिति, आसक्ति मतलब लगाव, दुलार मतलब लाड़ प्यार, मझधार मतलब बीच में। तो तुम देखोगे कि उनकी आसक्ति है। हरिहर काका की जिंदगी से मैं बहुत गहरे से जुड़ा हूँ। अपने गांव में जिन चंद लोगों को मैं सम्मान देता हूँ, उनमें हरिहर काका भी एक हैं। हरिहर काका के प्रति मेरी आसक्ति के अनेक व्यावहारिक और वैचारिक कारण हैं। उनसे लगाव के अनेक व्यावहारिक और वैचारिक कारण हैं लेखक के। उनमें प्रमुख कारण दो हैं। एक तो वो ये है कि हरिहर काका मेरे पड़ोस में रहते हैं, और दूसरा कारण ये है कि मेरी माँ बताती है हरिहर काका बचपन में मुझे बहुत दुलार करते थे, अपने कंधे पर बैठाकर घुमाया करते थे। एक पिता अपने बच्चे को जितना प्यार करता है, उससे कहीं ज्यादा प्यार हरिहर काका मुझे करते थे। और जब मैं सयाना हुआ मतलब जवान हुआ, बड़ा हुआ, तब मेरी पहली दोस्ती हरिहर काका के साथ ही हुई। हरिहर काका ने भी जैसे मुझसे दोस्ती के लिए ही इतनी उम्र तक प्रतीक्षा की थी। माँ बताती है कि मुझसे पहले गांव में किसी अन्य से उनकी इतनी गहरी दोस्ती नहीं हुई थी। वो मुझसे कुछ भी नहीं छिपाते थे, खूब खुलकर बातें करते थे, लेकिन फिलहाल मुझसे भी कुछ कहना उन्होंने बंद कर दिया है। उनकी इस स्थिति ने मुझे चिंतित कर दिया है। जैसे कोई नाव के बीच मझधार में, कोई नाव जो है बीच मझधार में फंसी हो और उस पर सवार लोग चिल्लाकर भी अपनी रक्षा न कर सकते हो, क्योंकि उनकी चिल्लाहट दूर तक फैले सागर के बीच उठती गिरती लहरों में विलीन हो जाने के अतिरिक्त कर ही क्या सकती है। मौन होकर जल समाधि लेने के अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प नहीं, लेकिन मन इसे मानने को कतई तैयार नहीं। जीने की लालसा की वजह से बेचैनी और छटपटाहट बढ़ गई हो, कुछ ऐसी ही स्थिति के बीच हरिहर काका घिर गए हैं। अब बच्चों, तुमने लिखा इस अनुच्छेद में लेखक जो है वो हरिहर काका के पास गया, 2 बार गया, और हरिहर काका कुछ बोलना चाह रहे थे, लेकिन चाहकर भी बोल नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी बीच मझधार में फंस गए हो, उनकी नाव जो है बीच मझधार में फंस गई हो, और वो आवाज दे रहे हैं, वो आवाज
लहरों में कहीं जाके विलीन हो जा रही है। कहने का मतलब कि लेखक की हरिहर काका की सुनने वाला कोई नहीं था। हरिहर काका बेचारे बिल्कुल असहाय स्थिति में अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे और उनकी जो मन स्थिति थी बहुत ही ज्यादा खराब हो रही थी। इनकी जो मन की स्थिति थी बहुत ज्यादा खराब हो रही थी, बीमार थे और उनको देखकर तो बिल्कुल पता चल रहा था कि इनका कोई उनकी देखभाल करने वाला नहीं है, इनकी सेवा शुश्रूषा अच्छे से नहीं हो रही है। ऐसा ही अब समाज में ये सब चीजें हो रही हैं। जो समाज में हो रहा है वही लेखक की इस कहानी हरिहर काका में परिलक्षित होता है कि जीवन की संध्या जिस समय अतिरिक्त लोगों के ध्यान की जरूरत होती है उस समय कैसे वृद्ध व्यक्ति जो है अपने को असहाय महसूस करता है और चाहकर भी कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि कुछ कहेगा तब भी अपनों की ही बुराई करना हुआ और जैसे भी है वैसे रखना तो नहीं सबको है, तो इसलिए वो जो थे कुछ कह नहीं पा रहे थे। लेखक जो है इस बात से बहुत ज्यादा आहत हुआ। दूसरे इसमें देखोगे कि हरिहर काका के बारे में मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि कहें तो क्या कहें। अब कोई ऐसी बात नहीं जिसे कहकर वो हल्का हो सके, कोई ऐसी युक्ति नहीं जिसे कहकर वे मुक्ति पा सके। हरिहर काका की स्थिति में मैं भी होता तो निश्चय ही इस गूंगेपन का शिकार हो जाता। लेखक को लग रहा है कि मतलब हरिहर काका के बारे में वो सोच के ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उनके बारे में कहें तो क्या कहें जिससे कहकर वो हल्के हो सके, क्योंकि ऐसी कोई युक्ति नहीं है जिससे वो मुक्ति पा सके, उनका छुटकारा हो सके। कह रहे कि हो सकता है हरिहर काका की स्थिति में यदि मैं होता तो मैं भी निश्चय ही इस गूंगेपन का शिकार हो जाता। हरिहर काका इस स्थिति में कैसे आ फंसे, ये कौन सी स्थिति है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये सब बताने से पहले अपने गांव का और खासकर अपने गांव की ठाकुरवाड़ी का संक्षिप्त परिचय मैं आपको देना उचित समझता हूँ, क्योंकि उसके बिना तो ये कहानी अधूरी ही रह जाएगी। मेरा गांव, अब लेखक जो है वो अपने गांव के बारे में बताना चाह रहा है, क्योंकि अब लेखक बहुत दिनों बाद शहर से लौटा है तो अब वो अपने गांव की पूरी कहानी बचपन से लेके सुनाना चाह रहा है कि कैसे कैसे हरिहर काका मेरे मित्र बने और गांव की स्थिति क्या थी। तो अब जो है हरिहर काका वृद्धावस्था है और अब हरिहर काका के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है। उनको बिल्कुल ये समझते देर नहीं लगी कि लोग संमर हुए, हृदय हुए इस बात, बर्फ हुई संवेदना, खत्म हुई सब बात। इस हरिहर काका कहानी के माध्यम से, वो तो रहे हरिहर काका कहानी के माध्यम से लेखक ग्रामीण जीवन की उस झांकी को